नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा। हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला हमारा पर्सनल फाइनेंस का स्पेशल शो योर मनी, जिसमें आपको ना सिर्फ हम बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी हम आपको सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा आईडी है yourmoney@nw18.com और साथ ही आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपना सवाल। और इसके अलावा आपको बता दें योर मनी अभी लाइव है फेसबुक और एक्स पर भी। आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी आज के शो में हम इन प्लेटफॉर्म्स पर जो आप सवाल भेज रहे हैं उन सवालों को अपने शो में लें। और आज हमारे साथ योर मनी में शामिल हो रहे हैं वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। और जिस तरह से इस शो की खासियत यही है कि रोज़ाना हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते हैं जो हमारे निवेशकों से सीधा जुड़ा हुआ होता है। उसी टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेरी है, एक सवाल है जो हमारे दर्शक ने हमें भेजा है। उनके सवाल से ही शुरुआत करेंगे। तो सवाल जान लेते हैं। हमारे साथ अंकित जी हैं राजकोट से। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है योर मनी में। बताएं अपना सवाल। नमस्ते मैडम एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करते हैं और पिछले 2 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में। मैं ये जानना चाह रहा था मैडम कि जो भी मेरा पोर्टफोलियो मैंने आपको शेयर किया है वो मतलब ठीक है नहीं है, उसमें कोई चेंजेस करना है तो वो मुझे सजेस्ट करिए और उसमें कोई चेंजेस है तो बताइएगा। और साथ ही साथ मैं कितना कॉर्पस अकोमोडेट कर पाऊंगा तो वो भी बताइएगा मुझे। बिल्कुल अंकित जी, हम अपने जो आपने पोर्टफोलियो हमें भेजा है इस पर हम हेमंत जी से जरूर हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपसे कुछ सवाल है मेरे जो मैं जानना चाह रही हूँ। जो आपने 2 पोर्टफोलियो आप मेंटेन कर रहे हैं, एक अपना और एक अपनी वाइफ का, अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आपने सेटअप किया है? मैडम कॉमन गोल्स हैं एक्चुअली। 2 बच्चे हैं मेरे, तो दोनों बच्चों की एजुकेशन है और हमारा रिटायरमेंट प्लान है दोनों का। ऑलराइट, दो ही मेन जो फोकस है जी। फोकस है कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल जाए और रिटायरमेंट तक आपके पास एक अच्छा कॉर्पस हो। तो हेमंत जी, जिस तरह से पोर्टफोलियो की डिटेल्स आपके पास हैं, तो सबसे पहले तो आपसे रिव्यू करवाना चाह रहे हैं इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है। और जो 2 पोर्टफोलियो है उसके जरिए इन्होंने 2 बड़े लक्ष्य भी रखे हैं। इन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई करनी है, 2 बच्चे हैं, इनके पढ़ाई का खर्चा निकालना है और साथ ही साथ जब ये रिटायर हो रहे हैं तो उसके लिए एक अच्छा कॉर्पस जुटाना चाहते हैं। तो कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? जी दीपाली, आई थिंक अंकित ने जो अपना पोर्टफोलियो, अपनी वाइफ का जो पोर्टफोलियो भेजा है और जो डिटेल्स है हमारे पास, तो आई थिंक उससे एक चीज तो बहुत क्लियर है कि इन्होंने काफी मेहनत की है। अपनी जो गोल्स है, इन्होंने कहा कि 2 बच्चों की एजुकेशन है और इन दोनों की जो रिटायरमेंट है, उस गोल के लिए किस तरीके से उन्होंने अपने गोल्स को डिफाइन किया है, किस तरीके से उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें इक्विटी भी है, पीपीएफ भी है, एनपीएस भी है, काफी ब्रॉड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है। और आई थिंक ये सही तरीका है कि आप अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए, उसके बाद अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट से आप कीजिए, लेकिन लक्ष्य आपको वही होना चाहिए, स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करके इन्वेस्ट करना है। तो आई थिंक मेरे लिए जो ये स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है हर निवेशक को ऐसा करने की जरूरत है। देखिए, एक तो होता है कि आप अपनी शुरुआत करें, सही तरीके से शुरुआत करें, सही तरीके से इन्वेस्ट करें और साथ ही सही तरीके से अपना एसेट एलोकेशन चुने और किस तरीके से उसको आप मॉनिटर करें। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में। कभी कभी शायद एज एन इन्वेस्टर हम उनको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा जो ध्यान है वो किस तरह के फंड हो, कौन से फंड हो, वहां पे रहता है। तो आई थिंक डेफिनेटली मैं कहूंगा कि अंकित और मिताली दोनों ने मिलकर जो पोर्टफोलियो बनाया है वो अच्छा बनाया है। तो अब इनके गोल्स को हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसा उन्होंने कहा कि 2 साल से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं और करीब 12 से 15 साल का समय है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चों की एजुकेशन के लिए 12 साल का समय है और इनकी रिटायरमेंट के लिए 15 साल का समय है। तो जो पहला गोल है इनका, अगर आप देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे, वो एसआईपी से इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्होंने कुछ कॉर्पस जो है वो ऑलरेडी एक्यूमुलेट किया है।
पहला जो गोल है बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनमें उनको 2 करोड़ की जरूरत है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो इनकी जो SIP है करीब 1,50,850 की, उसमें से 50,000 अगर ये अपनी SIP को वो एलोकेट करें अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें तो इनका जो 2 करोड़ का जो कॉर्पस है वो बन जाएगा। अब हम इनके दूसरे गोल पे आते हैं, जहां उन्होंने कहा कि 5 करोड़ का कॉर्पस होनी चाहिए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया है इसमें, आज की कॉस्ट पे है। तो अगर मैं इसमें अगर 6% का इन्फ्लेशन भी पकड़ के चलूं, तो इनकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो 5 करोड़ नहीं होगी, वो करीब करीब 12 करोड़ होगी। तो आई थिंक ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है सभी निवेशकों के लिए समझने के लिए। तो अब देखते हैं कि इनका ये कॉर्पस कैसे पूरा होगा। तो हमारे पास अभी बचा है 1,08,50 रुपए की SIP, 55,000 का NPS, 5,000 की EPF, और इन्होंने जो पैसा एक्यूमुलेट किया है अभी तक म्यूचुअल फंड का, वो करीब करीब 26.5 लाख है। वो हम इन सभी को हम इनके जो रिटायरमेंट का जो गोल है उसके लिए कंसिडर करते हैं। और इन्होंने शायद ये भी कहा है कि वो अपनी 5% से अपनी SIP को स्टेप अप करेंगे। तो इन सभी को अगर मैं कंसिडर करता हूं तो मुझे लगता है कि इनका जो गोल है 12 करोड़ का, वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। तो एक तो अंकित मैं कहूंगा कि एक शॉर्टफॉल दिखता है मुझे वहां पे, तो आपको अपनी SIP को करीब 25,000 रुपए से बढ़ाना होगा, और जो आपकी जो कमिटमेंट है कि आप 5% से हर साल उसको बढ़ाएंगे, तो वो आपको यहां भी करना होगा। तो पहली चीज तो ये कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 15 साल का समय है आपके पास, जितना जल्दी हो सके आप अपनी SIP को 25,000 रुपए से बढ़ाइए, ताकि आप अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच सके। अब हम इनके पोर्टफोलियो पे आते हैं दीपाली। तो इनका जो खुद का जो पोर्टफोलियो, पहले मैं एक एक करके इन दोनों के पोर्टफोलियो को लेता हूं। इनका जो पोर्टफोलियो मुझे लगता है वो काफी अच्छा है। जो फंड्स चुने हैं, जो कैटेगरी चुनी है, वो बिल्कुल सही है। तो अंकित के पोर्टफोलियो में तो मैं बदलाव नहीं चाहूंगा सर। एक ही मेरी सजेशन है कि इन दोनों के पोर्टफोलियो में एक मल्टी, आई थिंक अंकित के पोर्टफोलियो में है एक मल्टी एसेट फंड है, और साथ में एक गोल्ड फंड है और एक सिल्वर फंड है। मेरा ये मानना है कि जो ये इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर में कर रहे हैं, वो अगर मल्टी एसेट फंड के में ऐड कर दें, उसको बढ़ा दें उतने अमाउंट से, तो फिर उनको अलग से गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो अंकित के पोर्टफोलियो में तो मैं चाहूंगा कि एक ही बदला। मिताली के जो पोर्टफोलियो में मुझे लगता है थोड़ी सी ओवरलैप मुझे दिखती है, कि कुछ फंड्स, 2 फंड स्पेशली, आई थिंक बंधन स्मॉल कैप और कोटक लार्ज एंड मिड कैप, जो अंकित के पोर्टफोलियो में भी है, वो इनके पोर्टफोलियो में भी है। तो वो एक ओवरलैप है, मैं चाहूंगा कि उसको कम करें। तो वहां पे इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हैं, या फिर हीलियोस का स्मॉल कैप देख सकते हैं। उसकी जगह पे हमने जो इनकी एलोकेशन है सेगमेंट वाइज, उसको नहीं बदला, लेकिन हमने कोशिश की है कि जब आप एक सेगमेंट में डाल ही रहे हो और 2 अलग अलग पोर्टफोलियो है, तो कोशिश कीजिए कि 2 अलग फंड मैनेजर हो, क्योंकि दोनों के अंदर स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटजी रखेंगे तो उनको फायदा होगा। तो एक तो ये डेफिनेटली करना है। इनके पास एक आई थिंक मल्टी एसेट फंड नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि वो जो अगेन जो इन्वेस्टमेंट गोल्ड सिल्वर में कर रहे हैं, वो एक मल्टी एसेट फंड में करें। एक आई थिंक इनके पास एक HDFC का मल्टी कैप फंड है, तो वहां पे मैं चाहूंगा उससे बेहतर ऑप्शन हो सकती है कोटक मल्टी कैप की। तो ये कुछ बदलाव है जो मिताली के पोर्टफोलियो में करने हैं। और जब मैंने कहा कि अंकित के पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही बदलाव है, बाकी ज्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और जो शॉर्टफॉल है उसको कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके उस पैसे को बढ़ाएं। बिल्कुल हेमंत जी, आप जब ये पूरे विस्तार से समझा रहे थे तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने सामने रखा हमारे व्यूअर्स के, कि आपको इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है जब भी आप अपने फाइनेंशियल गोल की प्लानिंग करते हैं। क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। हम देख रहे हैं जिस तरह से जिक्र किया जा रहा था बच्चों की पढ़ाई का, रिटायरमेंट के साथ साथ जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो भी साल दर साल बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में हम हेमंत जी से ही चर्चा करेंगे कि क्या एक पोर्टफोलियो से सभी फाइनेंशियल जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सकता है, या फिर अब वो वक्त आ गया है जब निवेशक 2 पोर्टफोलियो बनाएं। तो हेमंत जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा अंकित और मिताली के पोर्टफोलियो के जरिए कि किस तरह से इन्होंने अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए 2 पोर्टफोलियो ये मैनेज कर रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स की अगर हम बात करें तो क्या ये वाकई ही नीड ऑफ द आवर है कि आप 2 पोर्टफोलियो बनाएं, चाहे आप खुद बनाएं या फिर आपके घर में कोई दूसरा सदस्य है उनकी तरफ से पोर्टफोलियो को आप मैनेज करें? क्या आपकी राय रहेगी, खासतौर पर जब हम महंगाई की बात करते हैं? जी देखिए, 2 एस्पेक्ट है यहाँ पे दीपाली के। एक तो हमने इन्फ्लेशन की बात की, तो पहले मैं उसको एड्रेस कर लेता हूँ।
देखिए, स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हो, जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की एजुकेशन हो, यूजुअली जो है बहुत लंबे समय का गोल रहता है। और साथ ही अगर हम अपने रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें तो वहां भी हमारे पास काफी समय रहता है। अब ये दोनों के दोनों जो गोल्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके लिए जो कॉर्पस चाहिए वो बड़ा चाहिए होता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो करीब 10, 11, 12% तक हो सकता है। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो आप कोशिश पूरी करेंगे कि हम अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे सकें, लेकिन जितना पैसा आप एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हो और जितना आपको जरूरत है उसमें काफी बड़ा गैप रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मल इन्फ्लेशन हमारे देश में आप करीब 6% की एवरेज तो पकड़ ही सकते हो। तो आई थिंक जब अगर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत एक प्रॉब्लम होगा। स्पेशली अगर हम रिटायरमेंट की भी बात करें तो ये एक ऐसा फेज है जबकि हमारी शायद इनकम नहीं रहती है, लेकिन हमारे जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अभी भी रहते हैं। और दूसरी बात, वो लाइफ कितनी होगी किसी को पता नहीं है। रिटायरमेंट के बाद वो 20 साल, 25 साल कितनी भी हो सकती है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम इतना बड़ा कॉर्पस बनाएं कि उस समय पे जो हमारे सो कॉल्ड गोल्डन ईयर्स है, जब हमें अच्छी रिटायरमेंट लाइफ चाहिए, वहां पे हमारे को कोई कमी ना हो। और स्पेशली बच्चों की एजुकेशन की अगर आप बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है। और जैसा मैंने कहा कि वहां पे इन्फ्लेशन काफी हाई रहता है। तो पहली बात तो ये कि इन्फ्लेशन को डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म गोल्स में तो आपको डेफिनेटली कंसिडर करने की जरूरत है। दूसरी बात, हमने कहा कि अलग अलग पोर्टफोलियो बनाएं या तो फिर उसको पूल करें। देखिए, पूल करने से काफी सारी प्रॉब्लम होती है कि अगर मान लीजिए जैसे अंकित और मिताली के पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें, आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। वहां पे देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने पूल कर दिया, आपके अलग अलग गोल्स हैं, उनकी एसेट एलोकेशन अलग है, राइट। उसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं। जब आप पूल कर देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, यानी एक ही पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आपके लिए ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कितना पैसा डेट में जाए, कितना पैसा हाइब्रिड में जाए, कितना पैसा वो इक्विटी में जाए। दूसरी बात, उनके लिए वो गोल्स की जो अचीवमेंट है, कितना हमने उसको अचीव किया, वो मॉनिटर करना बहुत ही मुश्किल है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, कि अगर किसी ने गोल बनाया कि मुझे 5 साल के बाद, राइट, अपने घर को रेनोवेट करना है और मेरा जो टारगेट है वो 20 लाख है। अब आपने एक पूल बनाया, उसमें बच्चों की एजुकेशन भी है, आपकी रिटायरमेंट भी है, और जो घर को रेनोवेशन करना है उसका पैसा भी है। जब आप घर रेनोवेशन करने जाएंगे तो हमेशा टेम्पटेशन होती है कि चलिए ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, और आपके ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल है कि वो खर्चा 15-20 लाख होगा या कहीं ज्यादा होगा। होगा क्या, क्योंकि आपने पूल किया है, आपको मॉनिटर करने का कोई तरीका नहीं है। तो क्या होगा कि आपके जो बाकी इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, बच्चों की एजुकेशन या आपकी रिटायरमेंट, उसका पैसा भी आप कहीं ना कहीं यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे। मॉनिटर करना मुश्किल होगा, एसेट एलोकेशन डिसाइड करना मुश्किल होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके अलग अलग जो गोल्स हैं उनके लिए आप अलग अलग पोर्टफोलियो बनाएं, लेकिन वो बनाने के समय हमेशा ध्यान रखिए, जैसा मैंने यहां भी कहा, कि आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैप नहीं होना। आपके पास एक मौका है दो अलग अलग पोर्टफोलियो, बिल्कुल। अलग स्ट्रैटेजी। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताया कि अगर फैमिली के दो सदस्य एक ही पोर्टफोलियो में पूल करते हैं तो जाहिर तौर पर कई तरह की दिक्कतें आ सकती है। जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उनके लिए आपको अलग से कितना कॉर्पस की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब कुछ मर्ज हो जाता है सर। लेकिन यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे, जब हम दो पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इक्विटी, डेट, गोल्ड या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में बैलेंस किस तरह से बनाना बेहद ज़रूरी है? आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम दो पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं तो हो सकता है सारे गोल्स तो कॉमन होंगे, राइट, चाहे बच्चों की एजुकेशन हो या रिटायरमेंट हो, या अगर आप कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि आपको हॉलीडेज पे साथ में जाना है, राइट। यूजुअली जो है, या मान लीजिए कुछ कार खरीदनी है, गोल्स कॉमन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपके पास एक मौका मिलता है कि आपका ओवरऑल एसेट एलोकेशन शायद एक जैसा ही रहेगा, लेकिन ये आपके पास मौका होता है कि आप अलग अलग स्ट्रेटजी और फिलॉसफी के फंड आप इन्वेस्ट करें, ताकि आप एक ही जैसा फंड ना हो, उसमें ओवरलैप ना हो। ऐसा ना हो कि दोनों के दोनों पोर्टफोलियो एग्जैक्टली एक तरीके से बिहेव करें। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इसको इतना आसान मत बनाइए कि चलिए ये हमने 4 फंड चुन लिए, अब दोनों के दोनों मिलकर उसमें पैसा डाल देते हैं। उतना आसान उसको मत बनाइए, क्योंकि ये आपके पास, जैसे मैंने कहा, मौका है कि आप अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाई बनाएं। और जो जो फंड मैनेजर्स अवेलेबल हैं आपके पास म्यूचुअल फंड के द्वारा,
का फायदा उठाएं, तो फिलॉसफी का फायदा उठाएं। बिल्कुल सर, आपने जिस तरह से बताया कि अगर आप दो पोर्टफोलियो बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने निवेश को बढ़िया तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। और सर साथ ही क्या ये भी उम्मीद की जा सकती है कि दो पोर्टफोलियो में बेहतर रिटर्न मिलने के आसार भी ज्यादा है? सॉरी दीपाली, मैं सुन नहीं पाया आपको, बीच में क्या रिपीट करेंगे सर? बिल्कुल सर, जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे और आपने मेंशन भी किया कि अगर आप दो अलग अलग पोर्टफोलियो बनाते हैं तो निश्चित तौर पर एक बढ़िया तरीके से आप व्यवस्थित करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को। वहीं इसके साथ क्या ये उम्मीद भी जताई जाती है कि आपको बेहतर रिटर्न मिलने के आसार भी बढ़ जाते हैं? हाँ देखिए, जैसा मैंने कहा कि अगर गोल्स मोस्टली कॉमन होंगे तो ओवरऑल एसेट एलोकेशन तो आपका एक जैसा होगा। अपने आप दो चीजें कर सकते हैं अलग अलग फिलोसफी स्ट्रेटजी के फंड लेके। ऑब्वियसली अगर आपने सारा पैसा कुल मिला के 4 या 5 फंड में लगाया, वो सेम फंड में लगाया है, और अगर उनमें से 2 फंड कुछ सर्टेन पीरियड के लिए काम नहीं कर रहे तो आपका दोनों का पोर्टफोलियो काम नहीं कर रहा। अगर आपने अलग अलग स्ट्रेटजी फिलोसफी के सेम एसेट एलोकेशन के फंड लिए हैं तो जाहिर सी बात है ये पॉसिबल होगा कि शायद एक पोर्टफोलियो में वो काम ना करे, दूसरे पोर्टफोलियो में काम करे। तो ऐसा नहीं होगा कि उस फेज में जब कुछ फंड अच्छा नहीं कर रहे तो आपका पूरा पोर्टफोलियो काम नहीं कर रहा। तो जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म में इसका फायदा ये होगा कि आप एक जो रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में जो बैलेंस चाहिए आपके पोर्टफोलियो में वो बना सकते हो, और अपने आप के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो कि आपका लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न्स है वो बेहतर हो। हालांकि ये मैं कहना चाहूंगा कि मार्केट्स के अंदर स्पेशली इक्विटी फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो सेक्टर रोटेशन होती है, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज डिफरेंट समय पे काम करती हैं, कभी नहीं करती हैं। ओवरऑल आई थिंक ऑल फिलोसफी स्ट्रेटेजी विल कैच अप, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो फेज लंबा हो तो ऐसा नहीं हो कि आपका पूरा पोर्टफोलियो काम नहीं कर रहा। तो यस, मेरा आंसर ये डेफिनेटली सम अप करने में ये होगा कि लॉन्ग टर्म में वो आपके रिटर्न्स को डेफिनेटली बेहतर करने में मदद करेगा। तो रिवॉर्ड में एक आपको बैलेंस मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम इन्फ्लेशन का ध्यान करते हैं तो ज़रूरी है कि आप सबसे पहले ये सोचें कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो क्या सिर्फ आज के लिए है या फिर आज से 15-20 साल बाद जो इन्फ्लेशन रेट होगा उसको मात देने में भी सक्षम है। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से हेमंत जी आपने इस पूरे टॉपिक पर बातचीत की। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है योर मनी में। और आज हमारे साथ शो में लाइव बने हुए हैं हेमंत जी। हेमंत जी, जिस तरह से हम लगातार कॉलर से बातचीत करते हैं, उनके निवेश से जुड़े सवालों पर जवाब हम लाइव लेते हैं। कुछ एसएमएस के जरिए भी क्वेरीज हम तक पहुंची है, अब वो ले लेते हैं। हमें एसएमएस भेजा है शाकिब जी ने गुवाहाटी से। 23 साल इनकी उम्र है, 5 लाख का निवेश अगले 6 महीने में करना चाहते हैं और ये 4 फंड्स में 10,000 की सिप करना चाहते हैं और निवेश अवधि 25 साल की इन्होंने रखी है। और ये भी प्लान कर रहे हैं कि 25 साल के बाद ये SWP की प्लानिंग भी करें।
पोर्टफोलियो की डिटेल्स आपके पास पहुंच गई है सर। इनके अगर सवाल लें तो ये खास तौर पर आपसे जानना चाह रहे हैं जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने गोल सेट किया है, क्या उसके लिए पोर्टफोलियो सही है और 6 महीने में एक मुश्त निवेश करना बेहतर रहेगा या फिर मंथली पैसा डालना, और साथ ही साथ 25 साल के लिए भी ये फंड सिलेक्शन पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। जी दीपाली, आई थिंक ये दोनों तीनों जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी पोर्टफोलियो के लिए। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें कि जो इनकी स्ट्रैटेजी है कि वो एसआईपी से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और थोड़ा लमसम भी इस फेज मैनर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। हालांकि इनके पास समय काफी लंबा है और अगर जो पैसा आप लमसम में इन्वेस्ट करते हो वो प्रोपोर्शनेटली एज कंपेयर टू जो आप एसआईपी से एक साल में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके मुकाबले में अगर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो डेफिनेटली आप एक साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आई थिंक अगले 3 से 6 महीने में एक फेज मैनर में इन्वेस्ट करना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। दूसरी बात, जो इनका जो गोल है कि वो 25 साल के बाद एसडब्ल्यूपी से पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, मुझे लगता है वो भी एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि एसडब्ल्यूपी जो है एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आप पहले पैसा अक्यूमुलेट करते हो म्यूचुअल फंड्स में, उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर महीने या जो भी आपका जो जिस भी समय के लिए आपको पैसा चाहिए उस पैसे को आप वहां से निकालते हो। तो सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे क्या होता है, एक तो आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में बने रहते हो जहां पे रिटर्न आपको अच्छा मिलता है, दूसरा जो रिटर्न्स है वो टैक्स एफिशिएंट है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशन ऑफ लमसम, एसआईपी और जो उनका गोल है और जिस तरीके से वो इनकम जनरेट करना चाहते हैं एसडब्ल्यूपी से, वो दोनों के दोनों बहुत ही सही है। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी बिल्कुल शाकिब की बिल्कुल सही है। अब मैं आता हूं इनके पोर्टफोलियो के ऊपर। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप इक्विटी फंड से अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो और आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव या बहुत ज्यादा एक्टिव इन्वेस्टर नहीं हो तो अपना एक ब्रॉड बेस्ड पोर्टफोलियो बनाइए, और इन्होंने वही किया है। इनके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है। तो कैटेगरीज उन्होंने बिल्कुल अच्छी चुनी है। साथ ही जो फंड उन्होंने चुने हैं वो काफी कंसिस्टेंटली वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि जहां तक इनके पोर्टफोलियो का सवाल है उसमें कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अगर जब इनका जो 5 लाख का जो इन्वेस्ट करने का जो अभी गोल है ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स वो जब कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वो एसआईपी से भी इन्वेस्ट करेंगे, तो कोशिश कीजिए कि हर साल अपनी एसआईपी को आप स्टेप अप करें। स्टेप अप करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है, एक तो आपका डिसिप्लिन बनता है कि जो आप कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा डेफिनेटली इन्वेस्ट होगा, और दूसरे जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सही मायने में फायदा होता है अगर आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें। तो आई थिंक एक या दो चीज उनको करनी है ओवर द लॉन्गर पीरियड बड़ा कॉर्पस बनाने के लिए। बाकी जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है वो बहुत ही अच्छा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी एज वेल एज फंड्स। ऑलराइट, तो पोर्टफोलियो में कुछ ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते आगे, अब हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। प्रमोद जी हैं वाशिम से। प्रमोद जी, स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सर, बताएं। मैम, मैंने कांट्रा फंड में इन्वेस्टमेंट किया है लमसम, एसबीआई कांट्रा। हेलो, यस सर। हेलो। ऑलराइट सर, आपने जिस तरह से मेंशन किया कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में आपने 50 लाख का निवेश किया हुआ है और आपने ये भी अपनी चिंता जताई है कि फिलहाल इस फंड में नेगेटिव रिटर्न आपको मिल रहे हैं, तो हेमंत जी ये जानना चाह रहे हैं क्या एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में ये कंटिन्यू करें या फिर इससे एग्जिट करना बेहतर रहेगा? देखिए दीपाली, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो कॉन्ट्रेरियन फंड होना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास इनकी पूरी डिटेल्स नहीं है तो अगर, और जैसा उन्होंने कहा कि 50 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं उसी को देख के चलूं तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और इन टर्म्स ऑफ सूटेबिलिटी डिपेंडिंग ऑन हिज एज, मुझे लगता नहीं वो उनके लिए सही पोर्टफोलियो है फंड होगा। एसबीआई का ही एक और फंड है एसबीआई फोकस, मुझे लगता है वो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। अगर वो चाहें कि इसके अलावा अगर एक या दो फंड उनको अपने पोर्टफोलियो में अगर और ऐड करना है तो या तो एक फ्लेक्सी कैप फंड या एक लार्जर मिड कैप, जैसे बंधन लार्जर मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में एबेकस का फ्लेक्सी कैप फंड रिलेटिवली नया फंड है, बट आई थिंक पोर्टफोलियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाते हैं वो द लॉन्गर टर्म, तब आप कॉन्ट्रेरियन वैल्यू इस तरह के फंड रख सकते हो, बट अदरवाइज आपका फोकस जो होना चाहिए वो वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज पे होना चाहिए। तो मैंने कुछ रिकमेंडेशन इनको दी है, अगर वो चाहें तो उनको कंसीडर करके अपने पोर्टफोलियो को ब्रॉड बेस बना के अपनी रिटर्न्स को भी इंप्रूव कर सकते हैं और आई थिंक जो रिस्क
कुछ लेवल तक वो भी कम कर सकते हैं। ऑल राइट सर, अब वक्त कम ही बचा है, लेकिन आपसे शो खत्म करें उससे पहले आप बता दें अपने टॉप 4 फंड्स। जी मेरे हिसाब से आई थिंक जो 4 फंड इन्वेस्टर्स कंसिडर कर सकते हैं वो एक मल्टी कैप फंड है, कोटक मल्टी कैप फंड। मिड कैप में HSBC मिड कैप, स्मॉल कैप में हीलियो स्मॉल कैप, और लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ब्रॉड बेस्ड पोर्टफोलियो बनाए, और ये चारों की चारों कैटेगरीज जो है किसी भी लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, तो खास तौर पर अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो जो टॉप 4 फंड्स हेमंत सर की तरफ से आपको सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें कोटक मल्टी कैप फंड, HSBC मिड कैप फंड, हेलियस स्मॉल कैप फंड और इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप फंड शामिल है, इस तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं। तो इसी के साथ वक्त यहीं पर ही खत्म होता है। हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए, और साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स का भी हम शुक्रिया करना चाहेंगे। आप इसी तरह से निवेश से जुड़े सवाल हमें भेजते रहे। फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार।